कक्षा 11 समाजशास्त्र अध्याय 4 पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। समाजशास्त्र को कभी कभी क्रांति के युग की संतान भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म 19वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में हुआ, जहां विगत 300 वर्षों से क्रांतिकारी परिवर्तनों ने वहां के लोगों के जीवन को निर्णायक रूप से बदल दिया था। समाजशास्त्र के अभ्युदय में 3 क्रांतिकारी परिवर्तनों का महत्वपूर्ण हाथ है: ज्ञानोदय या वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। इस प्रक्रिया ने केवल यूरोपीय समाज को ही पूरी तरह से नहीं बदला, बल्कि यूरोप के संपर्क में आने के कारण पूरे विश्व को भी परिवर्तित किया। इस अध्याय में 3 महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों के मुख्य विचारों पर प्रकाश डाला जाएगा। ये हैं कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्खाइम और मैक्स वेबर। समाजशास्त्र की शास्त्रीय परंपरा के धारक के नाते इन्होंने इस विषय की नींव रखी। इनके विचार और सोच आधुनिक परिवेश में भी प्रासंगिक है। बेशक इनके सिद्धांतों की आलोचना हुई है, इनमें समय के साथ महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं, क्योंकि समाज के बारे में बनी अवधारणाएं स्वयं अपने सामाजिक परिवेश से भी प्रभावित होती हैं। अतः हम अपनी चर्चा उन परिस्थितियों से प्रारंभ करते हैं जिनमें समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। समाजशास्त्र का संदर्भ: यूरोप का आधुनिक युग व आधुनिकता की वे तमाम अवस्थाएं जो आज हमारे लिए सहज स्वाभाविक बन चुकी हैं, यह सब 3 मुख्य प्रक्रियाओं की देन है। यह ज्ञानोदय अथवा विवेक का युग, एज ऑफ रीजन, फ्रांसीसी क्रांति में निहित राजनीतिक संप्रभुता की खोज और अधिक उत्पादन, मास प्रोडक्शन की वह व्यवस्था जिसका उद्घाटन औद्योगिक क्रांति ने किया। चूंकि इस विषय पर पहली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय में चर्चा किया जा चुका है, यहाँ हम केवल इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बौद्धिक परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप: समाजशास्त्र परिचय पुस्तक प्रथम अध्याय की चर्चा यूरोप में आधुनिक युग का आगमन को विद्यार्थी देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। वह कौन से परिवर्तन थे जिनसे यह तीनों प्रक्रियाएं जुड़ी हुई थी। आगे देखें आप, ज्ञानोदय जो अभी चर्चा हो रही थी, जो 3 भागों में विभक्त किया गया है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में संसार के बारे में सोचने विचारने के बिल्कुल नए व मौलिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। ज्ञानोदय या प्रबोधन के नाम से जाने गए इस नए दर्शन ने जहां एक तरफ मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया, वहीं दूसरी तरफ विवेक को मनुष्य की मुख्य विशिष्टता का दर्जा दिया। विवेकपूर्ण व आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता ने मनुष्य को अपनी नजर में हमेशा के लिए बदल दिया। एकल मानव अब व्यक्ति बन गया, एक ऐसी हस्ती जो एक साथ ज्ञान का उत्पादन भी है और उपभोक्ता भी। इस मानव व्यक्ति को ज्ञान का पात्र की उपाधि भी दी गई। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को पूर्ण रूप से मनुष्य माना गया जो विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार सकते थे। जो इस काबिल नहीं समझे गए उन्हें मानव का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि आदि मानव या बर्बर मानव कहा गया। क्योंकि मानव समाज मनुष्य द्वारा बनाया गया है, इसका युक्त संगत विश्लेषण संभव है। इस प्रकार के विश्लेषण के सहारे एक समाज में रहने वाले लोग दूसरे समाज को भी समझ सकते हैं। युक्त संगत को मानव जगत की पारिभाषिक विशिष्टता का स्थान दिया जा सके, इसके लिए प्रकृति, धर्म, संप्रदाय व देवी देवताओं के महत्व को कम करना अनिवार्य था। आधुनिक युग के आने से पहले मानव जगत को जानने समझने के लिए लोग इन्हीं पर निर्भर थे। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानोदय या प्रबोधन मात्र को एक संभावना से वास्तविक यथार्थ में बदलने में उन वैचारिक प्रवृत्तियों का हाथ है जिन्हें हम धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक सोच व मानवतावादी सोच की संज्ञा देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने व्यक्ति तथा राष्ट्र राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता के आगमन की घोषणा की।
मानवाधिकार के घोषणा पत्र ने सभी नागरिकों की समानता पर बल दिया। जन्मजात जन्म के आधार पर प्राप्त होने वाले विशेषाधिकारों की वैधता पर प्रश्न उठाया। इसने व्यक्ति को धार्मिक तथा जमींदारी संस्थाओं के अत्याचारी शासन से मुक्त किया, जो फ्रांस की क्रांति के पहले वहां अपना वर्चस्व बनाए हुए थे। किसानों की जो अधिकतर सर्फ बंधक मजदूर या कृषिदास थे, कुलीन वर्ग के जागीरदारों के चंगुल से आजाद करवाया गया। अधिकांश करों को रद्द कर दिया गया जो किसान के जागीरदारों तथा चर्च या धार्मिक संस्थानों को दिया करते थे। गणतंत्र के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति हकों व अधिकारों के धारक बने। उन्हें कानून और राजकीय संस्थाओं के समक्ष समानता का अधिकार भी प्राप्त हुआ। राज्य को व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता या सम्मान करना पड़ा। राजकीय कानून किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में दखल नहीं दे सकते थे। राज्य द्वारा संचालित क्षेत्र और सार्वजनिक घर बार द्वारा संचालित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। सार्वजनिक व घरेलू क्षेत्रों की मर्यादा के अनुकूल कौन से संस्थान या गतिविधियां हैं, इस विषय पर नई मान्यताएं व नए विचार कायम हुए। जैसे धर्म और परिवार का अधिकांश भाग अब घरेलू या व्यक्तिगत क्षेत्र के अनुकूल माना गया, जबकि शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा को अब सार्वजनिक क्षेत्र के लायक माना गया। ध्यान है कि फ्रांसीसी क्रांति व आधुनिक युग के पहले शिक्षा घरेलू या व्यक्तिगत विषय था। इसमें राज्य की कोई खास भूमिका नहीं थी। दूसरी तरफ धार्मिक व राजकीय संस्थान मिले जुले थे और परिवार आज से कहीं ज्यादा सार्वजनिक था। साथ ही राष्ट्र राज्य को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया। अब इसे एक ऐसी प्रभुत्व संपन्न हस्ती माना गया जिसके पास एक केंद्रीकृत शासन तंत्र है। फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आधुनिक राज्य के नए नारे बने। औद्योगिक क्रांति में आधुनिक उद्योगों की नींव औद्योगिक क्रांति के द्वारा रखी गई, जिसकी शुरुआत ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। इसके दो प्रमुख पहलू थे। पहला, विज्ञान और तकनीक का औद्योगिक उत्पादन में व्यवस्थित प्रयोग, विशेषकर नई मशीनों का आविष्कार और ऊर्जा के नए साधनों का औद्योगिक कामों में उपयोग। दूसरा, औद्योगिक क्रांति ने श्रम और बाजार को नए ढंग से व बड़े पैमाने पर संगठित करने के तरीके विकसित किए, जैसा कि पहले कभी देखने में नहीं आया था। नई मशीनों जैसे कि स्पिनिंग जेनी नाम की सूत काटने वाली मशीन ने औद्योगिक उत्पादकता को बेशुमार रूप से बढ़ाया। साथ ही ऊर्जा के नए स्रोतों ने, जैसे भाप के चलने वाले इंजन के विभिन्न स्वरूप, उत्पादन प्रक्रिया को सुगम बनाया। इन्हीं प्रक्रियाओं ने विशाल कारखानों की नई औद्योगिक व्यवस्था व अधिक उत्पादन यानी बड़े पैमाने पर औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण को जन्म दिया। अब वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर संपूर्ण विश्व के बाजारों के लिए किया जाने लगा। इन उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल भी दुनिया भर से प्राप्त किया जाने लगा। इस प्रकार बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग पूरी दुनिया में छा गए। उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन हुई। शहरी इलाकों में बसे हुए उद्योगों को चलाने के लिए मजदूरों की मांग को उन विस्थापित लोगों ने पूरा किया जो ग्रामीण इलाकों को छोड़ काम की तलाश में शहर आकर बस गए थे। कम तनख्वाह मिलने के कारण अपनी जीविका चलाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी लंबे समय तक खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ा। आधुनिक उद्योगों ने शहरों को देहात पर हावी होने में मदद दी। कस्बे और छोटे छोटे शहर जनसंख्या निवास के मुख्य स्थान बने। यहाँ ऊंच नीच की विषमताओं में बटा विशाल समूह थोड़े मगर सघन आबादी के भीड़ भाड़ भरे इलाकों में रहने लगा। अमीर व शक्तिशाली लोग शहरों में रहने लगे, लेकिन साथ ही मजदूर वर्ग के गरीब लोग भी
उन्हीं शहरों में झुग्गी झोपड़ियों वाली गंदी बस्तियों में रहने को विवश थे। अब आप आगे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण कार्ल मार्क्स 1818 1883 5 मई 1818 को प्रसिया जर्मनी के राइनलैंड नामक प्रांत में जन्म संपन्न उदारवादी वकील के पुत्र कार्ल मार्क्स। हम बता दूं, कार्ल मार्क्स की चर्चा केवल समाजशास्त्र में नहीं बल्कि राजनीति विज्ञान सहित अन्य विषयों में भी की जाती है, इसलिए अन्य विषयों के विद्यार्थी भी इनके बारे में जान सकते हैं। 1834 से 36 बॉन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन, तत्पश्चात बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन जहां युवा हेगेलियंस से प्रभावित। 1841 जेना विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट का शोध पत्र पूरा किया। 1843 जेनी वान वेस्टफेलन से विवाह कर पेरिस में बस गए। 1844 पेरिस में फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात, जीवन पर्यंत मित्र बने। 1847 इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन द्वारा उनको संगठन के लक्ष्य तथा उद्देश्यों का दस्तावेज तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह मार्क्स तथा एंगल्स द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया। इसका प्रकाशन मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1948 के नाम से हुआ। 1849 देश निकाला, मृत्यु पर्यंत इंग्लैंड में निवास। और 1852 दी 18th ब्रूमायर ऑफ द लुई बोनापार्ट का प्रकाशन। 1859 ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रकाशन। 1867 कैपिटल प्रथम खंड प्रकाशित। 1881 जेनीवान वेस्टफेलन की मृत्यु। 1883 मार्क्स का निधन, लंदन हाईग्रेड सेक्रेट में दफनाए गए। आगे देखिए आप, आधुनिक शासन पद्धतियों के अनुसार राजतंत्र को स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों व व्यवसायों पर नियंत्रण और सर्वांगीण विकास जैसे सार्वजनिक सामूहिक विषयों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इन नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शासन तंत्र को नई प्रकार की जानकारी व ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। नए ज्ञान के लिए उभरती मांग ने सामाजिक विज्ञान और विशेषकर समाजशास्त्र जैसे नई विधाओं के अभ्युदय व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ से ही समाजशास्त्रीय विचार मुख्य रूप से औद्योगिक समाज के विकास के वैज्ञानिक अन्वेषण से जुड़े हुए हैं। इसके कारण विद्वानों में इस विषय पर विवाद है कि समाजशास्त्र नए औद्योगिक समाज का विज्ञान है। अनुभव को आधार बनाकर सामाजिक तौर तरीकों पर वैज्ञानिक विचार विमर्श तभी संभव हुआ जब आधुनिक औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई। किसी भी समाज को समझने का आधार वहां के राज्य द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक सूचना बनी, जो इसके सामाजिक संकायों की देखरेख करती है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत इसी चिंतन मनन का परिणाम है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे, परंतु देश से निकाले जाने के कारण उन्होंने अपना अधिकतम समय ब्रिटेन में बिताया। उनके क्रांतिकारी राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें न केवल अपनी मातृभूमि बल्कि ऑस्ट्रिया व फ्रांस से भी निकाल दिया गया। दार्शनिक न होते हुए भी इन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। वे एक सामाजिक चिंतक और विश्लेषक थे जिन्होंने अत्याचार और शोषण को खत्म करने की वकालत की। उन्हें विश्वास था कि वैज्ञानिक समाजवाद के द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इसकी प्राप्ति के लिए मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का आलोचनात्मक विश्लेषण कर उसकी कमजोरियों को उजागर किया ताकि इस व्यवस्था का पतन हो सके। मार्क्स का यह कहना था कि समाज ने विभिन्न चरणों में उन्नति की है। ये चरण है आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवादी व्यवस्था तथा पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवाद मनुष्य के विकास का सबसे नवीनतम चरण है, लेकिन उनका मानना था कि बहुत जल्दी ही इसका स्थान समाजवाद ले लेगा।
पूंजीवादी समाज में अलगाव की स्थिति और शक्ति का स्थानांतरण कई स्तरों पर काम करता हुआ दिखाई देता है। पहला, आधुनिक पूंजीवादी समाज में मनुष्य प्रकृति से अपने आप को काफी अलग थलग पाता है। दूसरा, व्यक्ति में अलगाव की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि पूंजीवाद में सामाजिक व्यवस्था के चले आ रहे सामूहिक रूप को व्यक्तिगत बना दिया है और यहाँ सभी आपसी संबंध ज्यादातर बाजार से परिचालित और व्यवस्थित होते हैं। तीसरा, कामकाजी व्यक्तियों का एक बड़ा समूह स्वयं अपनी मेहनत के फल से वंचित है, क्योंकि मजदूर का अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा मजदूरों का कार्यप्रणाली पर कोई नियंत्रण नहीं है। पहले प्रशिक्षित दस्तकार का अपने श्रम पर पूरा नियंत्रण होता था। आज कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दिनचर्या का निर्धारण प्रबंधक करते हैं। इन परिणामों के फलस्वरूप आज व्यक्ति स्वयं से अलग हो गया। अपने जीवन को सक्षम बनाने के लिए वह संघर्ष करता है, जहां वह आजाद तो है परंतु अलग थलग है। अपने जीवन पर उसका नियंत्रण पहले की तुलना में कम हो गया है। हालांकि यह व्यवस्था शोषण तथा अत्याचार पर आधारित थी, परंतु फिर भी मार्क्स का यह मानना था कि पूंजीवाद मानव इतिहास में एक आवश्यक तथा प्रगतिशील चरण रहा, क्योंकि इसने ऐसा वातावरण तैयार किया जो भविष्य में समान अधिकारों को वकालत करने और शोषण व गरीबी को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। पूंजीवादी समाज में परिवर्तन सर्वहारा वर्ग द्वारा लाया जाएगा, जो इसके शोषण के शिकार है, जो एक साथ मिलकर क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा इसे जड़ से समाप्त कर स्वतंत्रता और समानता पर आधारित समाजवादी सोशलिस्ट समाज की स्थापना करेंगे। पूंजीवादी व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए मार्क्स ने इसके राजनीतिक, सामाजिक, विशेषकर इसके आर्थिक रूप का गहन अध्ययन किया। अर्थव्यवस्था के बारे में मार्क्स की धारणा थी कि यह उत्पादन के तरीकों पर आधारित होती है। यह उत्पादन की विस्तृत प्रणाली है जिसका संबंध ऐतिहासिक काल से होता है। आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवादी, ये सब उत्पादन की व्यवस्थाएं सामान्य स्तर पर उत्पादन की व्यवस्थाएं एक काल विशेष में जीवन की विशेषताओं को दिखाती हैं। विशिष्ट स्तर पर हम उत्पादन की व्यवस्था को एक इमारत की तरह ले सकते हैं। जैसे एक इमारत में एक आधार या नींव होती है जिस पर इमारत खड़ी होती है और फिर एक ढांचा जो इस नींव पर खड़ा किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर नींव या अर्थव्यवस्था का आधार प्राथमिक तौर पर आर्थिक होता है और इसमें उत्पादक शक्तियाँ व उत्पादन संबंध शामिल होते हैं। यहाँ उत्पादक शक्तियों से तात्पर्य उत्पादन के उन सभी साधनों से है, जैसे भूमि, मजदूर, तकनीक, ऊर्जा के विभिन्न साधन, बिजली, कोयला, पेट्रोलियम आदि। उत्पादन संबंध के अंतर्गत वे सभी आर्थिक संबंध आते हैं जो मजदूर संगठन के रूप में उत्पादन में भाग लेते हैं। उत्पादन संबंध संपत्ति संबंधी भी होते हैं, क्योंकि वे स्वामित्व अथवा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण से संबंधित होते हैं। जैसे आदिम साम्यवाद में उत्पादन के तरीकों के अंतर्गत मुख्यतः प्रकृति, जंगल, भूमि, जानवर इत्यादि आते हैं। इसमें तकनीक के आदिम तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पत्थर के सरल औजार व शिकार के हथियार। उत्पादन संबंध सामूहिक संपत्ति पर आधारित है। इस समय निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। शिकार व संग्रहण के आदिम तरीके मजदूर संगठन के रूप थे। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः उत्पादक शक्तियों और उत्पादन से उनके संबंधों पर आधारित होता है। इसी धरातल पर समाज की सभी संस्थाएं सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एक दूसरे पर आश्रित है। धर्म, कला, कानून, साहित्य और विभिन्न प्रकार के विश्वास व सोच जैसी संस्थाएं इसी अधिसंरचना के भाग हैं जिनका निर्माण इस नींव पर किया गया है। मार्क्स का मानना था कि व्यक्ति की सोच और विश्वास ने उसी अर्थव्यवस्था
से जन्म लिया है, जिसका वे हिस्सा है। व्यक्ति अपनी जीवनचर्या कैसे बनाता है, कमाता है, इससे निर्धारित होता है कि उसकी सोच कैसी है। भौतिक जीवन को आकार देते हैं, परंतु सोच भौतिक जीवन को आकार नहीं देते। यह तर्क मार्क्स की समकालीन धारणा से बिल्कुल अलग थी। उस समय यह प्रचलित था कि मनुष्य जैसा चाहे वैसा सोचने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि विचार ही दुनिया को आकार देते हैं। मार्क्स ने आर्थिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि मानव इतिहास में प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की नींव होते हैं। अगर हम यह समझ सकें कि किस तरह अर्थव्यवस्था कार्य करती है और किस प्रकार यह पहले भी बदलती रही है, तो हम यह सीख सकेंगे कि भविष्य में समाज में कैसे परिवर्तन आएंगे। परंतु इस प्रकार का परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? मार्क्स का उत्तर है वर्ग संघर्ष द्वारा। वर्ग संघर्ष मार्क्स के लिए व्यक्ति को सामाजिक समूहों में विभाजित करने का मुख्य तरीका धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता अथवा समान पहचान के बजाय उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में था। उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया में जो व्यक्ति एक जैसे पदों पर आसीन होते हैं, वे स्वतः ही एक वर्ग निर्मित करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में अपनी स्थिति के अनुसार और संपत्ति के संबंधों में उनके एक जैसे हित व उद्देश्य होते हैं, चाहे उन्हें इसकी पहचान उस समय न हो। वर्गों का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत होता है, जो उत्पादन में सहायक शक्तियों की स्थिति में परिवर्तन और पहले से विद्यमान वर्गों के मध्य होने वाले संघर्ष के फलस्वरूप होता है। जैसे उत्पादन के साधन, उत्पादन तकनीक और उत्पादन के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है, तो विभिन्न वर्गों में संघर्ष बढ़ जाता है, जिसका परिणाम संघर्ष होता है। जैसे उत्पादन के पूंजीवादी साधन सर्वहारा वर्ग का निर्माण करते हैं, जो नवीन शहरी संपत्ति विहीन वर्ग होता है, जिसका निर्माण सामंतवादी कृषक व्यवस्था के विनाश के फलस्वरूप हुआ। सर्फ तथा छोटे छोटे कृषकों को भूमि और आजीविका के पूर्ववर्ती स्रोत से बेदखल कर दिया गया। तत्पश्चात अपनी आजीविका कमाने के लिए वे नगरों में जाकर बसने लगे और कानून व पुलिस के दबाव के फलस्वरूप उन्हें नए बने कारखानों में काम करना पड़ा। एक बृहत नवीन सामाजिक वर्ग का निर्माण हुआ, जो संपत्ति विहीन था और जिन्हें अपनी आजीविका के लिए मजबूरी में काम करना पड़ता था। उत्पादन प्रक्रिया में साझे रूप से काम करने के कारण मजदूरों ने एक अलग वर्ग बनाया। मार्क्स वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक थे। उनका यह मानना था कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मुख्य ताकत होती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कार्य करने का कार्यक्रम भी था, में मार्क्स तथा एंगेल्स ने अपने विचार स्पष्ट व संक्षिप्त में रखे। इसकी प्रारंभिक पंक्तियां घोषणा करती हैं, प्रत्येक विद्यमान समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मनुष्य के इतिहास को ढूंढते हुए उन्होंने यह बताया कि वर्ग संघर्ष की प्रकृति विभिन्न ऐतिहासिक कालों में भिन्न थी। आदिम से आधुनिक रूप में समाज का विकास कई भिन्न चरणों में हुआ और प्रत्येक काल में शोषक तथा शोषित वर्ग एक दूसरे से अलग होते। मार्क्स और एंगेल्स ने लिखा है, आजाद तथा दास, कुलीन तथा सामान्य जन, जमींदार एवं सर्फ, श्रेणी प्रमुख तथा कारीगर, एक साथ में शोषक और शोषित एक दूसरे का विरोध लगातार करते रहे, निरंतर, कभी दबे रूप में, कभी खुले रूप में युद्ध। प्रत्येक स्तर पर मुख्य विरोधी वर्ग उत्पादन प्रक्रिया के अंतर विरोध से पहचाने जाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजी, फैक्ट्री, मशीनें, भूमि इत्यादि बुजुर्गवा वर्ग का अधिकार होता है। दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग का उत्पादन के सभी साधनों पर से अधिकार समाप्त हो गया। पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में मजदूरों के पास जीवित रहने के लिए सिवाय अपने श्रम को बेचने के दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया था, क्योंकि उनके पास और कुछ बचा ही नहीं था। अगर दो वर्ग सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी भी हों, तो भी वे स्वतः संघर्ष में नहीं पड़ते हैं। संघर्ष होने के लिए यह आवश्यक है कि वे
अपने वर्ग हित और पहचान के प्रति जागरूक हों, साथ ही अपने विरोधी के हितों तथा पहचान के प्रति सजग रहें। इस प्रकार की वर्ग चेतना के विकसित होने के उपरांत राजनीतिक गोलबंदी के तहत वर्ग संघर्ष होते हैं। इस प्रकार के संघर्षों से प्रभावशाली अथवा शासक वर्ग को उनके द्वारा उखाड़ फेंका जाता है। जो पहले से शासित अथवा अधीनस्थ वर्ग होता है, इसे ही क्रांति कहते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के तहत आर्थिक प्रक्रिया से विरोधों का जन्म होता है, जो आगे चलकर वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। परंतु आर्थिक प्रक्रियाएं स्वतः क्रांति का नेतृत्व नहीं करती, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाएं भी समाज को पूर्णतः परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती हैं। विचारधारा का होना एक मुख्य कारण है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के संबंध बहुत जटिल होते हैं। प्रत्येक काल में शासक वर्गों द्वारा प्रभुत्वशाली विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। यह प्रभुत्वशाली विचारधारा अथवा दुनिया को देखने का नजरिया शासक वर्ग के प्रभाव तथा विद्यमान सामाजिक क्रम को न्यायसंगत ठहराता है। जैसे प्रभावी विचारधारा गरीब व्यक्तियों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वे गरीब इसलिए नहीं है कि उनका शोषण अमीरों द्वारा होता है, बल्कि अपने भाग्य का कारण अथवा पिछले जन्म में अपने बुरे कर्मों द्वारा इत्यादि। विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप, हालांकि इसे भी वर्ग कहा जाता है कि आप तथा आपके सहपाठियों द्वारा बनाए गए समूह मार्क्सवादी अर्थ में वर्ग कहलाएंगे। इस दृष्टिकोण के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दीजिए। क्या कारखानों तथा कृषि कार्य करने वाले मजदूर एक ही वर्ग से संबंध रखते हैं? एक ही कारखाने में काम करने वाले मजदूर तथा मैनेजर क्या एक ही वर्ग से संबंधित है? क्या अमीर उद्योगपति अथवा फैक्ट्री के मालिक जो नगरों में रहते हैं, जिनके पास कोई कृषि भूमि नहीं है, एक ही वर्ग से संबंध रखते हैं? जैसे गरीब कृषक मजदूर जो गांव में रहता है, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, एक जमींदार जो काफी जमीन का मालिक है और एक छोटा किसान जिसके पास कम भूमि है, क्या ये दोनों एक ही वर्ग से संबंधित होंगे? यदि वे एक ही गांव में रहते हों तथा दोनों जमींदार हों। इन उदाहरणों के उत्तर में दिए गए कारणों को ध्यानपूर्वक विचार करिए। सुझाव, कल्पना कीजिए इन उदाहरणों में दिए गए लोगों को अच्छी लगने वाली कौन सी चीजें समान हैं। सोचिए कि बृहत सामाजिक व्यवस्था में उन्होंने कौन सा स्थान ग्रहण किया है, खासकर उत्पादन प्रक्रिया के संबंध में। एमिल दुर्खाइम 1858 से 1917। 15 अप्रैल 1858 में एपिनल में जन्म हुआ, जो जर्मन सीमा पर स्थित फ्रांस के लॉरेन प्रांत में था। वे एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार से थे और इनके पिता, दादा तथा परदादा सब यहूदी पादरी थे। इन्हें भी प्रारंभ में धार्मिक स्कूल में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। 1876 पेरिस के एकोल नॉर्माल सुपेरियो में दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए दाखिल। 1887 बोर्डिको विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा के लेक्चरर नियुक्त हुए। 1893 डॉक्टरेट शोध प्रपत्र डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी प्रकाशित। 1895 रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड प्रकाशित। 1897 फ्रांस के प्रथम सामाजिक विज्ञान जर्नल एनी सोशियोलॉजिक का प्रारंभ और अपना प्रसिद्ध अध्ययन पत्र सुसाइड प्रकाशित किया। 1902 पेरिस विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से जुड़े, जो 1913 में शिक्षा एवं समाजशास्त्र के नाम से जाना गया। 1912 द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ पुस्तक प्रकाशित हुई। 1917 प्रथम विश्व युद्ध में अपने बेटे आंद्रे की मृत्यु के सदमे के कारण 59 वर्ष की आयु में निधन। पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय का यह प्रथम भाग यही पूर्ण होता है। शेष भाग दूसरे अंक में।